Hi everyone. So this is my second video and we are going to discuss here the code on Social Security 2020. The first point is now it includes unorganized sector and fixed term employees also. Earlier only organized sector is covered. And also gig workers, platform workers are also included in this. Then the second point is compensation for accidents while commuting between residence and work. जब भी कोई वर्कर अपने रेसिडेंस से वर्क पे आता है और वर्क से रेसिडेंस जाता है उसके बीच में अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो उसके लिए भी कंपनसेशन को इस कोड में ऐड किया गया है. थर्ड पॉइंट इज अपॉइंटमेंट लेटर एंड वे स्लिप्स आर मैंडेटरी टू गिव टू वर्कर्स बाय एम्प्लॉयर. एट द टाइम द वर्कर ज्वाइंस एनी एजेंसी और कंपनी उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना है और एवरी मंथ उसको वे स्लिप्स मैंडेटरी हैं. Fourth, fixed term employees shall be eligible for all statutory benefits available to a permanent employee on a pro rata basis, irrespective of qualifying criteria prescribed under the applicable law. जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो भी परमानेंट एम्प्लॉयज़ के जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो सब प्रो रेटा बेसिस पे मिलेंगे. मतलब वो अगर 5 साल के लिए कुछ चीज़ मिलती है और तो उसने बस अगर 1 साल काम किया है तो उसको 1 साल के लिए वो मिलेगा. Then the gratuity to be paid on pro rata basis to a fixed term employees irrespective of their length of service. ये भी एक अच्छा चीज़ हुआ है फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ के लिए कि जो 1 ईयर सर्विस अगर मान लो उन्होंने किया तो 1 ईयर के लिए भी उनको ग्रेचुइटी मिलेगी. Sixth point, the cess shall be levied and collected for the purpose of social security and welfare of building workers at such rate not exceeding 2% and not less than 1%. Earlier it was only 1%. BOCW का एक फंड था सेस, उसमें हम काटते थे जो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके जो मंथली बिल होते हैं उससे हम उसका 1%, उस बिल का जो अमाउंट होता है उसका 1% हम डिडक्ट करके कोई भी कंपनी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक BOCW का फंड था उसमें हम जमा करते थे. उसको अभी बढ़ा करके 1% और 2% के बीच में कुछ किया गया है. अभी रूल्स आएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा कि कितना एग्जैक्टली है. देन द सेवेंथ पॉइंट इज ESIC medical benefits reach is increasing from 566 districts to 744 districts. मतलब ESIC का रोल अभी और बढ़ने वाला है. पहले 566 डिस्ट्रिक्ट्स में था पैन इंडिया, अभी 744 डिस्ट्रिक्ट्स में होने वाला है. तो वर्कर्स को और इजी होने वाला है कि वो ESIC में अपना मेडिकल बेनिफिट्स ले पाएँ. एट्थ, कैलकुलेशन ऑफ PF, ग्रेचुइटी, मैटरनिटी बेनिफिट्स, कंपनसेशन of workers accidents will now be calculated on the new wages, earlier on sum of basic और DA. वो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कोड ऑन वेजेस 2019 में कि जो वेजेस हैं उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है. अर्लियर बेसिक प्लस DA ही हम बेसिक प्लस DA को ही वेजेस मानते थे जिसके बेसिस पे हम ये सारे अलाउंसेस, PF, ग्रेचुइटी, मैटरनिटी बेनिफिट्स ये सब कैलकुलेट करते थे. अभी इन्होंने क्या किया है कि बेसिक प्लस DA should be always be greater than or equal to 50% of the total remuneration, total monthly pay of the worker. मतलब अगर PF, ग्रेचुइटी, मैटरनिटी बेनिफिट और ये सब कुछ 50% से ज़्यादा हो रहा है तो जो जितना परसेंट एक्स्ट्रा है वो हम बेसिक प्लस DA के साथ ऐड कर देंगे और उसको वेजेस का पार्ट मानेंगे. Ninth, employer can now apply to come out of PF and ESIC coverage if there is an agreement in this respect with majority of employees complying with applicable conditions imposed by relevant authorities. ये एक बहुत अलग स्टेप हुआ है कि एम्प्लॉयर जो है अपने जो वर्कर्स हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स से अगर वो एग्रीमेंट कर ले कि उसको PF SIC उन लोगों को नहीं चाहिए तो वो इसको जा कर के एक एप्लीकेशन दे करके इसको कर सकते हैं अथॉरिटीज़ से बात करके कि वो PF SIC नहीं देंगे और उनके वर्कर्स को नहीं चाहिए. Where employer fails to pay ESI contribution for an employee as per legal requirement, the ESI authorities can provide the ESI related benefits to such employee directly. ये भी एक अच्छा स्टेप किया है कि अगर कोई एम्प्लॉयर, कोई एजेंसी, कोई कंपनी अपने वर्कर्स का ESI कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रही है तो भी उसको, उस वर्कर को ESI के सारे जो भी बेनिफिट्स हैं वो ESI अथॉरिटीज़ डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे और जो उसका जो पैसा लगेगा वो डायरेक्टली वो एम्प्लॉयर से
मतलब प्रेस्क्राइब मैनर में, अभी प्रेस्क्राइब मतलब कि रूल्स में आएगा कि कैसे ये काम करेगा, बट वो उससे सारा पैसा ले सकते हैं एम्प्लॉयर से। 11th, limitations of 5 years for PF PSI proceedings. No proceeding can be initiated after 5 years from the date of cause of action, and proceedings that are in motion should be completed within 2 years. इसका मतलब ये है कि किसी भी वर्कर का अगर PF PSI का कोई ड्यूज़ है तो वो उस ड्यूज़ होने से 5 ईयर्स तक उसको जो है क्लेम कर सकता है, उसको इशू को उठा सकता है। और जो प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी रनिंग है, अगर कोई केस चल रहा है तो उसको जो है विद इन 2 ईयर्स कंप्लीट होना है। 12th, मैक्सिमम पेनल्टी फॉर फेलियर टू पे कंट्रीब्यूशन डिडक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेजेस। इम्प्रिजनमेंट है 3 साल का, या 1 लाख का फाइन है, या फिर दोनों है। Second or subsequent offence for payment of contribution may be penalized with the imprisonment of up to 3 years or fine of 3 lakh or both. तो ऐसा है कुछ हाइलाइट्स सोशल सिक्योरिटी का, और डिटेल वीडियो मैं लेकर के आऊँगा कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी पे भी, तो आप लोग बने रहें।